राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल MS भारती स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए प्रश्नावली 3.1 लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड के NCERT से उद्धृत है, लिया गया है। जैसे कि आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, जैसे मान लेते हैं यह आफ्ताब हो गया और इसकी ये पुत्री हो गई, तो ये आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, क्या कह रहा है तनिक गौर करते हैं। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहले। पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहले, यानी अब से 7 वर्ष पहले का बात हो रहा है। 7 वर्ष पूर्व को यदि हम देखें तो इसका अर्थ हुआ 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। ठीक है, यहाँ आफ्ताब जो है अपने पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। ठीक है, 7 गुना। जैसे मान लेते हैं कि आफ्ताब जो है 7 वर्ष पहले 14 वर्ष का था। कितना वर्ष का? तो 14 वर्ष का, तो उसकी पुत्री कितने वर्ष की होनी चाहिए? 2 वर्ष की। तभी तो 7 वर्ष पहले की जो आयु है आफ्ताब का ये आयु हो गया, ये अपने पुत्री की आयु का कितना गुना है? 14 वर्ष है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन माने यहाँ तक हमने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया हो गया। ठीक है, फिर एक बार और देखते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। ठीक है, तो 7 गुना आयु का था, इसका मतलब हमने देखा। बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद का मतलब हुआ कि अभी जो समय चल रहा है इसके 3 वर्ष बाद। जैसे मान लेते हैं मैं अभी 18 वर्ष का हूँ, मान लेते हैं, तो अब से 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा? तो 21 वर्ष का हो जाऊंगा ना। तो ये जो बात चल रहा है ये दूसरा कंडीशन बात है। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब आप सबको समझ में आया। मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। कौन बोल रहा है? तो आफ्ताब बोल रहा है। किससे? अपने पुत्री से बोल रहा है। 2 कंडीशन में बोल रहा है, 2 शर्त में। एक तो कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब है आगे बोल रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या करें? व्यक्त करें। मतलब ये जो समस्या है इस समस्या को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो मैं आप सबको बता दूं, ये जो हम समस्या देख रहे हैं यह समीकरण समस्या है। कौन समस्या है? समीकरण समस्या। और समीकरण समस्याएं आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक जो तुलनात्मक होते हैं और दूसरा संयुक्त मान वाला होते हैं। जैसे तुलनात्मक का अर्थ हुआ तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। जैसे मान लेते हैं मैं बोलूं कि राम से मैं अच्छा हूं, तो यहाँ तुलना किया गया है ना, किया गया किसके किसके बीच? तो मेरे और राम के बीच। या फिर मैं बोलूं राम मुझसे 3 गुना अधिक धन रखता है, तो यहाँ भी क्या हुआ है? तो तुलना हुआ किनके बीच? तो मेरे और राम के बीच। तो इसी तरह जो जितने भी आपके समक्ष समीकरण समस्याएं आएंगी उसमें आप मात्र 2 ही प्रकार के समस्या को देख पाइएगा। एक वो जहाँ तुलना किया होगा और दूसरा वो जहाँ आपको संयुक्त मान दिया होगा। तो तुलना, जो तुलनात्मक मान होता है, तुलना किस तरह किया होता है आप तो समझ गए हैं। अब देखिए जो एक चीज़ और मैंने आपको बोला कि संयुक्त मान वाला भी आपको दिया रहेगा। तो संयुक्त मान वाला कैसे होता है? जैसे 2 क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल आपका, जैसे मान लेते हैं 182 है, 182 है, तो उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। या ऐसा भी बोल सकता है 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। यहाँ गुणनफल ना देकर क्या दे सकता है? योगफल आपको दे सकता है। योगफल आपका कितना है? 182 है, 182 उन्हें ज्ञात कर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जोड़ने के पश्चात कोई राशि आया हो, घटाने के पश्चात कोई राशि आए, गुना करने के बाद कोई राशि आवे, भाग करने के बाद कोई राशि आवे, तो समझ लीजिएगा कि ये जो जितने भी मान होंगे इन मानों को हम
संयुक्त मान को लेकर ही चलते हैं, संयुक्त मान मानकर चलते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आप ये जो समीकरण समस्या देख रहे हैं, आपके जीवन में जितने भी सारे समीकरण समस्याएं आएंगी उसमें दो ही कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। एक वो जिसमें तुलना किया होगा, दूसरा वो जो आपको संयुक्त मान दिया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यदि तुलनात्मक मान दिया रहे तो इस स्थिति में हम कैसे अपने मेंटलिटी को लेकर चलें, कौन सा आधार पकड़े कि हमारे सामने जितने भी तुलनात्मक मान वाला क्वेश्चन आए तो सिर्फ एक क्वेश्चन को हल करने के बाद या एक क्वेश्चन को समझने के बाद उन तमाम तुलनात्मक मान वाले समीकरण समस्या को हम बीजीय रूप में ला दें। ठीक है, इसके लिए हमारे अंदर मेंटलिटी क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मेंटलिटी क्या होनी चाहिए। इतना तो क्लियर है कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है जी। चलिए अब ध्यान देंगे। तो जब तुलनात्मक मान दिया होता है तो निश्चित रूप से तुलना तो एक अकेले किया नहीं जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ बड़ा हूँ, तो क्या यहाँ कोई तुलना हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किससे बड़ा हूँ या कोई पता नहीं चल रहा। मैं छोटा हूँ, कोई तुलना हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को अकेले बोल रहा हूँ। अब मैं बोलता कि मैं मोहन से बड़ा हूँ अथवा मैं मोहन से छोटा हूँ, अब यहाँ तुलना हो रहा है। ठीक है, तो मेरे इसे कहने के पीछे मेरा तात्पर्य ये था कि आप समझो कि तुलना हमेशा दो राशियों के बीच होती है। ठीक है, तुलना हमेशा दो चीज़ों के बीच अथवा दो राशियों के बीच ही होती है। तो जो तुलनात्मक मान वाला समीकरण होते हैं, समस्या होते हैं, इसमें करना क्या होता है, जिन दो राशियों के बीच तुलना किया होता है, जिन दो राशियों के बीच तुलना किया होता है, उन दोनों राशियों को आपको प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लाना होता है। क्या आपने मेरी बात को समझा? एक बार और देखते हैं। मैंने बोला कि तुलनात्मक मान वाले समीकरण समस्याएं में जिन दो राशियों का तुलना किया होता है, उन दोनों राशियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लाना अनिवार्य होता है। जैसे मैं बोलूँ कंडीशन नंबर 1 क्वेश्चन के समीकरण समस्या के कंडीशन नंबर 1 हो रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में से तुमसे 7 गुना आयु का था। कंडीशन 1 हुआ हो ना। तो इनमें किन दो राशियों को तुलना किया गया है? तो राम के आयु आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु। समझ पा रहे हैं? तो आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु के बीच तुलना हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो तुलना हो रहा है, तो आयु तो 3 प्रकार के होता है। देखा जाए तो एक वर्तमान आयु आपको मिलेगा। कौन आयु? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु मिलेगा, और एक मिलेगा भूत आयु यानी बीता हुआ पहले का आयु, और एक आयु मिलेगा आपको बाद की आयु। ठीक है जी। तो आयु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वर्तमान, पहले का और बाद का। तो अब कहने का मेरा मतलब, अब सुनिए। तो मैंने बोला था जिन दो राशियों के बीच तुलना हुआ होता है, उनको किसी भी तरह बोले तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लाना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आयु की बात हो रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना आयु का था। तो जो आयु का तुलना हुआ है, कब की आयु का है? तो 7 वर्ष पहले की आयु का है। अब जैसे तो हाँ, 7 वर्ष पहले की आयु का है, तो मैं किन आयु को पकड़ कर लाऊंगा? किनके? तो आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु को पकड़ कर लाऊंगा। कब के? तो 7 वर्ष पहले की। चूँकि यहाँ 7 वर्ष पहले की बात हो रहा है, तो उसी को न लाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई गुनाह किया है राम का बेटा, कोई गुनाह किया, कौन? तो राम के बेटा। तो क्या मैं राम के भाई को पकड़ कर लाऊंगा तो उचित रहेगा? नहीं रहेगा। तो जो किया है, या फिर ऐसे बोले तो कानून, राम के भाई गुनाह किया और कानून सजा दे दे राम के बेटा गुनाह किया है और कानून सजा दे दे राम के भाई को, तो चलने वाला है? नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो किया है सजा उन्हीं को मिलनी चाहिए। ठीक उसी तरह यहाँ मैंने बोला जिन राशियों का तुलना किया होता है उन्हीं को लाना होता है, हमको दूसरा से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। यहाँ बोल रहा है आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना आयु का था। तो यहाँ आफ्ताब और उसकी पुत्री के बीच की आयु का तुलना हो रहा है।
और कौन सी आयु के, तो 7 वर्ष पहले की। तो मुझे किन दो राशियों को पकड़ कर लाना होगा, तो 7 वर्ष पहले की आयु को पकड़ कर लाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप पकड़ के लाने के बाद आप उसको क्या करोगे, तुला पर बैठा दोगे। तुला बोले तो तराजू, हम लोग गांव समाज में भी देखे होंगे तराजू, ऐसे देखे हैं ना जी, देखे हैं ना। चलिए, तो पकड़ के लाने, चूंकि राशि भी 2 होती हैं तुलना करने वाले, अब जिन 2 राशियों को तुलना किया होता है दोनों को लाकर हम तुला पर बैठा देते हैं। ठीक है, अब बैठाने के बाद में जहाँ कमी बेसी होता है उसको देखकर आराम से हम हल कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बोलने के लिए बहुत सारे बातें आपको बता दी, अब आपको पूरी तरह समझ में आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ 2 राशियों के बीच बात किया गया है, कौन कौन, तो राम के 7 वर्ष पहले की आई और उनकी पुत्री के भी 7 वर्ष पहले की आई, तो दोनों को लाना जरूर पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और, जैसे मैं बोलूँ कि अभी मैं कितने वर्ष का हूँ मैं आपको नहीं बताया, और मैं आपसे पूछी अब से 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, क्या आप बता दीजिएगा, बता पाइएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि सर जी अभी आप कितने वर्ष के हैं पता ही नहीं है, तो मैं 5 वर्ष पहले कैसे ला सकता हूँ। अब जैसे मैं बोल दूँ कि अभी मैं 30 वर्ष का हूँ, कितने वर्ष का, 30 वर्ष का, तो अब से 5 वर्ष पहले कौ वर्ष का था, बहुत बढ़िया, 25 वर्ष का था। अभी ये जो मेरा वर्तमान आयु है कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का है। तो 5 वर्ष पहले मैं कै वर्ष का हूँगा, तो 5 वर्ष पहले मैं 25 वर्ष का था। ठीक है, ये 25 वर्ष हमने कैसे प्राप्त किया, तो अभी का जो वर्तमान आयु है, इसमें से 5 वर्ष हमने घटा लिया, तो आ गया मेरा 25 वर्ष। समझ में आया? समझ में है ना? अब ध्यान देंगे, जैसे कि अभी मैं 30 वर्ष का हूँ, कितने वर्ष का, 30 वर्ष। तो अब से 10 वर्ष पहले कै वर्ष का था, तो अब से 10 वर्ष पहले मैं 20 वर्ष का हूँगा, कितने वर्ष का, 20 वर्ष का। अब ये कैसे लाए, तो अभी जो वर्तमान दिया था, इस वर्तमान में से हमने क्या करना है, वर्तमान दिया था, अब से हमसे पूछा रहा 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पूछा गया, तो अभी जो वर्तमान है इसमें से 10 वर्ष को हमें घटा लेना है। तो 5 वर्ष पहले पूछा जा रहा था, तो हमने वर्तमान में से 5 घटाया। 10 वर्ष पहले पूछा जा रहा है, तो वर्तमान में से कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे। 7 वर्ष पहले पूछेगा तो वर्तमान में से कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे। 20 वर्ष पहले पूछेगा तो वर्तमान में से कितना घटाएंगे, 20 घटाएंगे। समझ में आया? तो हमने 2 चीज़ देखा, एक ही चीज़ देखा कि बिना वर्तमान के आयु के ना तो हम पहले की आयु ज्ञात कर सकते हैं और ना ही बाद की आयु ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया ना जी? चलिए, दूसरा चीज़ ये देखा कि जितने वर्ष पहले की आयु निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु में से पहले की आयु को, 10 वर्ष पहले पूछा जा रहा था, 10 वर्ष पहले की आयु को घटा लेंगे। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब देखते हैं, जैसे अब मैं पूछूं आपसे कि अभी मैं कितने वर्ष का हूं, आपको नहीं बता रहा हूं, अब से 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा, बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा, क्यों? क्योंकि अभी के वर्तमान आयु आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि अभी मेरा वर्तमान आयु है 40 वर्ष का, कितने वर्ष का, 40 वर्ष का। तो 10 वर्ष पहले मैं कै वर्ष का था, 10 वर्ष पहले मैं कै वर्ष का था, तो जाहिर सी बात है मैं कितने वर्ष का हो जाऊँगा, 50 वर्ष का। अभी मैंने बोला था अपना वर्तमान आयु कितना बताया, 50 वर्ष। 10 वर्ष बाद मैं कितना वर्ष का हो जाऊँगा, तो अभी मैंने अपना आयु कितना बताया था, 40 वर्ष। अब से 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 50 वर्ष के। अब सोचिए अभी का वर्तमान आयु आपको कितना था, 40 था, ये 50 वर्ष 10 वर्ष बाद की आयु 50 वर्ष आपने कैसे निकाला? तो जो वर्तमान आयु दिया था अब से 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु 40 में 10 जोड़ देंगे, हमारा 50 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब मैं पूछूं कि जैसे कि मेरा वर्तमान आयु है यहाँ पर 40 वर्ष, अब से 30 वर्ष बाद मैं कब वर्ष का हो जाऊँगा, तो अब से 30 वर्ष बाद मैं कितना वर्ष का हो जाऊँगा, 70 वर्ष का। कैसे निकाला आपने? तो जो वर्तमान आयु 40 दिया था, इसमें अब से 30 वर्ष बाद निकलना है, इसलिए इसमें क्या करूँगा, 30 जोड़ दूँगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 वर्ष आ जाएगा। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर और देखा कि बाद की आयु निकालने में बाद की आयु निकालने के लिए वर्तमान आयु में हम उसको जोड़ देंगे जितने वर्ष बाद हमको चाहिए। समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं? तो हमने यहाँ 3 चीज़ देखा। पहला कि बाद का आयु या पहले के आयु निकालने के लिए हमको वर्तमान आयु चाहिए तो चाहिए, पहला चीज़ देखा।
क्योंकि बिना वर्तमान आयु के ना तो हम पहले की आयु निकाल सकते हैं और ना ही बाद की आयु निकाल सकते हैं। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़ देखा कि पहले की आयु निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्तमान आयु में से जितना वर्ष पहले का पूछा जा रहा है उतना वर्ष हम घटा लेते हैं तो पहले की आयु निकल जाता है। बाद की आयु निकालना हो तो वर्तमान आयु में से जितना वर्ष बाद पूछा जा रहा है उतना को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। हमने कुछ उदाहरण से भी देखा, ठीक है जी। चलिए, तो अब यहाँ तक यदि आप समझ गए हैं तो बस ये चुटकी का खेल है और इतना ही नहीं, इस संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको मज़े से कर लीजिएगा। जैसे ध्यान देंगे, मैंने बोला था कि समीकरण समस्या आपको दो प्रकार के ही पूछते हैं, एक तुलनात्मक मान वाला तथा दूसरा संयुक्त मान वाला। तो तुलनात्मक मान में हम क्या करना है, तो हम जानते हैं कि तुलनात्मक मान हमेशा दो राशियों के बीच होता है। तो जिन दो राशियों के बीच तुलना किया होता है उन दोनों राशियों को किसी भी तरह आपको पकड़ कर लाना होता है, पकड़ के लाने के बाद उसको तुला पर बैठाना होता है, ठीक है। तो चलिए, अब इसी आधार इसी विचार को, इसी थॉट को हम आधार मानकर अपना काम करेंगे। जैसे कि सर जी आपने बोले थे कि जिन दो राशियों का तुलना किया होता है उनको पकड़ कर लाना होता है। तो इनमें तुलना किया है आफ्ताब की 7 वर्ष पहले की आयु और उसकी पुत्री की 7 वर्ष पहले की आयु का तुलना किया गया है, इसलिए हम 7 वर्ष पहले की ही आयु को लाएंगे, ठीक है। तो गौर करते हैं। तो अभी मान ले आफ्ताब का वर्तमान आयु, यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हो गया हमारा हल, हो गया जी। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। अब रहा बात कि सर जी आप तो बोल रहे थे कि 7 वर्ष पहले का आयु चाहिए और आप भी यहाँ मान रहे हैं वर्तमान आयु, ये कैसी बात हुआ। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि पहले की आयु निकालना हो अथवा बाद की आयु निकालना हो, बिना वर्तमान के तो अपना तो पहले जा सकते हैं और ना ही बाद। तो हमारे साथ मजबूरी है, इसलिए हमने वर्तमान आयु को क्या किया है, माना है, क्योंकि बिना वर्तमान के ना तो हम पहले और ना ही बाद में जा सकते हैं, समझ में है ना। तो इसलिए आफ्ताब के वर्तमान आयु को हमने माना कितना वर्ष, x वर्ष। क्यों माना, क्योंकि बिना इसके हम पहले नहीं जा सकते, ठीक है। तो चूंकि जब आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है अभी का आयु, तो 5 वर्ष पहले या 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान देंगे। जैसे अभी मान लीजिए सोनू सर का वर्तमान आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष, 25 वर्ष। तो अब से 5 वर्ष पहले सोनू सर कई वर्ष के थे, तो 20 वर्ष के। कैसे, तो अभी का जो वर्तमान आयु है जितने वर्ष पहले पूछा जा रहा है उसमें से हम घटा लेंगे। 5 वर्ष पहले पूछा गया तो 5 घटा लिया, 7 वर्ष पहले पूछा जाता तो 7 घटाते, 20 वर्ष पहले पूछा जाता तो 20 वर्ष घटाते। तो अभी जो वर्तमान आयु था इसमें से हमने 5 वर्ष घटा लिए, कितना आया, 20 वर्ष आ गया, समझ में। तो ठीक उसी तरह यदि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले जाना है तो क्या करेंगे, वर्तमान आयु में से 7 को घटाएंगे। क्लियर है जी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष। क्लियर हो। चलिए, तो चूंकि मैं आपको बता दूं यहाँ जो है तुलना दो राशियों के बीच किया गया है, एक तो आफ्ताब के 7 वर्ष पहले की आयु और फिर उसकी पुत्री के 7 वर्ष पहले की आयु। तो जिन दो राशियों का तुलना किया था उनमें से हमने सिर्फ एक को प्राप्त किया, यही ना है 7 वर्ष पहले की आयु। हमको इससे मतलब अब नहीं है, इसको हमने इसलिए लिया क्योंकि बिना इसके हम यहाँ तक नहीं आ सकते थे, ठीक है। तो दो राशियों में एक तो आपका आफ्ताब के 7 वर्ष पूर्व के मैंने निकाल लिया, अब उसके पुत्री की भी चाहिए क्योंकि दोनों की तुलना किया है ना, दोनों के चाहिए, ठीक है जी। तो अब तो बिना उसकी पुत्री की अभी की आयु के 7 वर्ष पहले निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसलिए हम मानेंगे तथा साथ ही माना कि आफ्ताब की क्या थी, पुत्री की आयु, पुत्री की वो कौन आई, पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु
बराबर हम मान लिए y वर्ष है। कितने वर्ष? y वर्ष। तो एक को x माना और दूसरे को y, क्यों? क्योंकि दोनों को y तो सेम होंगे नहीं, इसलिए एक को x से सूचित किया और दूसरे को y से सूचित किया। ठीक है, तो क्या जिन दो राशियों को तुलना करना किया था उन दोनों को पकड़ लिया या नहीं? एक को पकड़ा के और आफ्ताब की 7 वर्ष पहले की आयु को, तो है क्या? तो आफ्ताब की पुत्री की अभी की आयु है और हमको तुलना किया है 7 वर्ष पहले की, इसलिए 7 वर्ष पहले चलना पड़ेगा। और इसको हमने वर्तमान को इसलिए माना क्योंकि बिना वर्तमान के हम भूत में नहीं जा सकते। ठीक है जी, इसलिए आफ्ताब की पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की आयु, 7 वर्ष पूर्व की आयु बराबर कितना हो जाई हो? तो y माइनस 7 वर्ष। कितना? y माइनस 7 वर्ष। ठीक है जी, चलिए। तो जिस तरह के हम सबने प्लान किया कि समीकरण समस्याएं हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक तुलनात्मक वाले और दूसरा संयुक्त मान वाले। तो हालांकि ये तो संयुक्त मान वाले नहीं है। तो हमने ये भी देखा कि जिन दो राशि तुलना का जो बात है हमेशा 2 राशियों के बीच ही तुलना होता है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि जिन 2 राशियों को तुलना किया होता है उनको किसी भी तरह पकड़ कर लाना होता है। तो हमने देखा यहाँ आफ्ताब और उसकी पुत्री की 7 वर्ष पहले की आयु को चर्चा किया है, तुलना किया है। सो हमने किसी भी तरह दोनों के 7 वर्ष पहले की आयु को लाकर यहाँ रख दिया। ठीक है, इसके बाद आपसे बोला गया था कि जिन 2 राशियों का तुलना किया होता है उनको यदि हम पकड़ के ला लेते हैं या किसी भी तरह उसको ला लेते हैं, लाने के बाद में उनको क्या करना होता है? तो तुलना पर बैठाना होता है। किस पर? तुलना पर बैठाना होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हमको ज़रूरी है इसको और इसको, इसलिए सबको मिटा दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को रोककर इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि आफ्ताब का 7 वर्ष पहले की आयु x माइनस 7 वर्ष और आफ्ताब की पुत्री के 7 वर्ष पहले की आयु y माइनस 7 वर्ष है। ठीक है जी, अब देखते हैं क्वेश्चन पर फिर देंगे। एक चीज़ इसके पहले मैं आपसे पूछूं, बताइए ये जो आयु देख रहे हैं किसकी आयु है? तो आफ्ताब की आयु है। कब की आयु है? तो ये है सर जी 7 वर्ष पहले की आयु। आफ्ताब की अभी की आयु कितना है? तो x वर्ष है। उसके पुत्री की अभी की आयु कितना है? तो y वर्ष है। तो यह किसका आयु है? तो आफ्ताब के आयु है। कब के? तो 7 वर्ष पहले की। यह किसका आयु है? तो आफ्ताब की पुत्री की आयु है। कब के? तो अभी के, अर्थात वर्तमान की। यह किसकी आयु है? तो यह है आफ्ताब की पुत्री की आयु है। कब की? तो 7 वर्ष पहले की आयु है। ठीक है जी, तो हो गया। अब देखिए, तो निश्चित रूप से ये आफ्ताब और ये उसकी पुत्री, ये दोनों के 7 वर्ष पहले की आयु है। ये दोनों की 7 वर्ष पहले की आयु। तो 7 वर्ष पहले है ना हम लोग, अभी हम लोग कहाँ है? तो अभी हम लोग है 7 वर्ष पहले। तो यही 7 वर्ष पहले आफ्ताब अपना पुत्री से कई गुना है? भले कई गुना था? तो 7 गुना था। देखिए बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। मैं बोले तो आफ्ताब 7 वर्ष पहले ही की ना बात है, ये तो अभी की बात नहीं है, ये दोनों 7 वर्ष पहले की बात है। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब जो था अपने पुत्री के 7 गुना आयु का था, यानी हई जो है आयु हेकरा से कई गुना अधिक है? तो 7 गुना अधिक है। ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब अपने पुत्री की आयु का कई गुना था? 7 गुना था जी। समझ में आया? तो चलिए समझ में आया ना जी। तो मैंने बोला था इनको तुला पर बैठाना। किस पर बैठाना है? तुला पर। तो कल्पना कीजिए कि है तुला पर एक साइड ही है और यह भी एक साइड तुले पर है। तो क्या ये दोनों पलड़ा बराबर है? दोनों पलड़ा बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे पूछूं, ध्यान देंगे हो, एक और हो गया आपका 21 और एक और हो गया 3। मैं पूछूं क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि ये जो हई है ये 3 से कई गुना है? 7 गुना ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है इसका पलड़ा जो होगा बहुत नीचे होगा और इसका पलड़ा ऊपर होगा। तो हमने दोनों को तुला पर बैठा दिया। तुला पर बैठाने के बाद में टारगेट क्या रहता है? टारगेट यह रहता है कि तुलना को बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ जो 21 है 3 से कई गुना ज़्यादा है? तो 7 गुना। अब क्या करेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा पलड़ा?
तो जो 7 गुना कम है उधर हम 7 से गुना कर लें। देख लीजिए 7 तिरका कैसे भी हो गया, कैसी पहले 27 7 21 ना हो गया। अब आप सोचिएगा कि भाई 7 गुना ज़्यादा है, 7 गुना ज़्यादा है, नहीं 7 से गुना करो ना बराबर हो जाए। तो देख लो 7 से 49 गुना बड़ा हो जाए, केकरा से 3 से। तो जो कम है 7 गुना कम है उधरे ना हम 7 से गुना करेंगे, और जो 3 गुना कम होता उधरे 3 से गुना करते। तो मतलब जो जितना गुना कम है उसी के साइड गुना करके उसको बराबर किया जाएगा कि जो ज़्यादा है उसके ओर, समझ में है ना। तो जो कम है उसी के साइड हम गुना करेंगे तो जाके पलड़ा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए, ये जो है आफ्ताब की 7 वर्ष पहले की आई है और उसकी पुत्री की 7 वर्ष पहले की आई है। तो आफ्ताब ना पुत्री की आयु से 7 वर्ष कितना है, अधिक है। तो क्या करें हम, यहाँ कौन सा खेल खेले, कौन सा खेल खेले कि यहाँ पर पलड़ा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमने देखा जो कम है जितना गुना कम है उतना उधरे से गुना, उतना से उधरे गुना कर लीजिए। तो यहाँ पुत्री कम है, आफ्ताब की आयु से 7 गुना कम है। यदि 7 गुना ज़्यादा है तो 7 गुना कम ही है। तो पलड़ा बराबर करना है तो जी जो कम होता है उधरे हम 7 से गुना कर देंगे तो अब बराबर हो जाएगा। समझ में आई लो तो चलो जब आ गया, ध्यान देमो। अब इसको हल करते हैं। या में आएंगे x - 7 है तो x - 7 बराबर है तो बराबर। अब y में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7y। फिर 7 - 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -49 होगा। अब क्या करेंगे, जितने चौर राशि है उनको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, या में आ जाएंगे, x को इसी साइड में रख देंगे और 7y को इधर भेज देंगे। तो 7y इधर किस में है, देखिए तो प्लस में, समीकरण के सबको नियम पता है। प्लस में इधर आएगा तो क्या बने, -7 बना लेंगे, -7y बने, क्योंकि प्लस में था इधर माइनस, बराबर है तो बराबर। अब 49 को यहीं पर रहने दें, हम 49 को यहीं पर रहने दें और -7 को 49 की ओर इधर भेज दें। तो ये -7 में था, बराबर की इधर अर्थात 49 की ओर आएगा तो +7 बना लेगा। तो -49 और +7, इधर माइनस में था इधर अगर बनेगा, फिर उसको हल करेंगे तो कितना आएगा, -42 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -42। समीकरण कितना मिला, 1 मिला। एक कंडीशन का एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। तो ये क्वेश्चन में बोला था ये जो समस्या है इनको बीजगणितीय, सो हमने बीजगणितीय रूप में ला दिया, एक को लाया। उसके बाद इसका क्या कर रहा है, ग्राफी विधि से, मैंने ग्राफ में भी, ग्राफ के रूप में भी व्यक्त करना। ठीक है जी, समझ में आया। तो हमने अभी क्या किया, कंडीशन नंबर 1 को यहाँ बीजगणितीय रूप में हमने ला दिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा कंडीशन पर। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा जी। चलिए मैं चलता हूँ। ये जो देख रहा है क्वेश्चन समस्या, ये जो समस्या था, इस समस्या में 2 शर्त था, 2 शर्त का पहला ही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरा शर्त पर। चलिए चलते हैं जी। अब देखिए दूसरा शर्त में बोल रहा है, शर्त में अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब के वर्तमान आयु x, पुत्री के वर्तमान आयु y। चूँकि यहाँ जो कंडीशन नंबर 2 है इसमें 3 वर्ष बाद का तुलना किया गया है, इसलिए हमको ना तो वर्तमान की आयु से ज़रूरी है और ना ही भूत की आयु की ज़रूरी है, पहले की आयु की ज़रूरी है। ठीक है जी, हमको ज़रूरी है तो 3 वर्ष बाद की आयु की ज़रूरी है। तो 3 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वर्तमान में 3 जोड़ देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ लिखेंगे अब प्रश्न के दूसरी शर्त के अनुसार। हाँ, एक चीज़ और मैंने इसके पीछे हमने लिखना भूल गया कि अब समस्या के शर्त नंबर यदि पहला शर्त के अनुसार लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा जैसे कि हमने लिखा है। अब क्या है, प्रश्न के दूसरी स्थिति के अनुसार। प्रश्न के दूसरी स्थिति में क्या किया है, दोनों जिन 2 राशियों का तुलना किया है 3 वर्ष पहले क्या, तो उन दोनों को हम लाएंगे। ठीक है जी, तो चूंकि माना गया था, सॉरी यहाँ लिखेंगे पहले हम। अच्छा देख लीजिए प्रश्न के दूसरी स्थिति के अनुसार। तो प्रश्न के दूसरी स्थिति में क्या किया, 3 वर्ष पहले के बाद की बात किया गया है, आफ्ताब और उसकी पुत्री की। तो आफ्ताब अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 3 वर्ष, और पुत्री कितने वर्ष की हो जाएगी, तो y + 3 वर्ष। दिक्कत नहीं ना है, चलिए ठीक है। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु हो गया, आफ्ताब की भी आयु हुआ, तीन वर्ष बाद आफ्ताब की आयु हुआ, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री का भी आयु हुआ।
अब हम लोग कहाँ है, वर्तमान में है नहीं, कब है, कहाँ है, तो 3 वर्ष बाद है आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु में। तो 3 वर्ष बाद यही ना है, ये जो नज़ारा दिख रहा है आप लोग, यही 3 वर्ष बाद है। तो 3 वर्ष बाद ये जो आफ्ताब है अपने पुत्री का कोई गुना है, तो देखिए यहाँ 3 गुना है, बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाएंगे। 3 वर्ष बाद जो है अर्थात बढ़े ये अपने पुत्री के आयु के कोई गुना रह जाइए, तो 3 गुना, अर्थात अभी 3 वर्ष बाद है 3 गुना हिनकर से क्या बढ़ा, ज़्यादा बढ़ा। तब फिर पलरा के बराबर करे तो क्या करबो हो, तब जौन कम बा जितना गुना ओने गुना करे, तो कई गुना कम बढ़ा, 3 गुना, तो 3 से गुना करा दिन पलरा बराबर। फिर इसको हल करते हैं, आगे देखते हैं। x + 3 है तो x + 3 बराबर है, तो बराबर 3 में y से गुना करेंगे 3y हो जाएगा, फिर +3 से गुना करेगा +9 बना लेगा। या में भेजते अब क्या करेंगे, 3y को इधर भेज देंगे और ये जो 3 है इसको इधर भेज देंगे। तो 3y इधर किस में था, प्लस में था, इधर आके क्या करेगा माइनस, तो ये हो जाएगा x - 3y। अब बराबर है तो बराबर, अभी 3 जाके उधर 9 से घट के कितना बना लेगा 6। ये हो गया आपका समीकरण 2। मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैंने जितना समझाना चाहिए तो उतना समझाया और आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। तो ये जो समस्या था इनको मैंने क्या किया, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। एक आया था हमारा कितना था, तो x - 7y बराबर -42 था, समीकरण 1। और दूसरा है कितना, तो x - 3y बराबर कितना है, 6 है, समीकरण 2। सो हमने इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब बोल रहा है कि इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, तो मैंने आप सबको ग्राफ भी निकालना सिखाया है। तो ग्राफ निकाल दे कि छोड़ दे, आप अपना से निकलिएगा। नहीं, एक काम करते हैं, ग्राफ एक देख ले या छोड़ दे, चलिए छोड़ देते हैं। यदि आपको दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर जी ये जो क्वेश्चन है इसका ग्राफ हमसे नहीं हो रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर एक क्रिकेटर होना चाहिए, एक क्रिकेट टीम वाला क्रिकेट टीम, हाँ ठीक है, यहाँ पर एक नहीं होगा। चलिए देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, अब कोच तो आप सभी कोई जानते होंगे, जो मतलब कि विभिन्न बने प्लेयरों को नीति देता है, खेलने का नीति देता है, या समझ रहे हैं ना, जो टीम को नीति देता है, अपना अनुभव को देता है, वो क्या होता है, कोच होता है। तो उसी तरह क्रिकेट टीम का कोच है, अर्थात सलाहकार, उसको मानिए नीतिकार मानिए। उन्होंने एक टीम के टीम क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में, यानी 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बुझल हाँ, जैसे मान लो कोच हम है गईनी अपना टीम खातिर 3900 रुपया देनी हो, तो 3900 में हम का लेनी, ध्यान दिए हो, 3 गो, हाँ देखा, 3 गो बैट खरीदनी हो और 6 गो गेंदा। रुपया कितना देनी हो, तो 3900 रुपया, कितना हो 3900 रुपया। तो 3900 रुपया क्या दिल बनी, तो 3 गो बैट के दाम, 3 गो बैट के दाम या मूल बोलिए, और फिर 6 गेंद के दाम या मूल बोलिए। 3 गो बैट और 6 गो दामुआ, सॉरी 3 गो बैट और 6 गो बॉलवा के जो दोनों दामुआ है, दामुआ को मैंने जोड़ा और जोड़कर तब उसको कितना दिया, 3900 रुपया दिया। समझ में आया है? एक बार और देख लीजिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 बैट और 6 गेंदा खरीदी, कितना में, तो 3900 रुपये में, ठीक है। अर्थात 3 गो बैट के दाम और 6 गो गेंदा के दाम जितना भैलो का दोनों दाम के जोड़ के दुकानदार के कितना रुपये देने, 3900 रुपये। समझ में आई? नेक्स्ट चलते हैं। बाद में मैंने इसको खरीदारी करने के बाद फिर कोच ने, यानी मैंने एक और बल्ला, हम देखने कि भाई 3 गो से काम नहीं है, चलो तो गोनी हम एक और बैट खरीदने है दे, एक और बैट और
उसी प्रकार के 3 गेंदे, फिर यही प्रकार के, यहाँ दुइये गो बात 3 गो गेंदा होगा चाहिए, हाँ। और उसी प्रकार के 3 गेंदे कितना में खरीदा? 1300 रुपये में। फिर हमारा देखनी है कि ऐसा संतुष्टि नहीं हो, 3 गो बैट 6 गो गेंदा से खरीद के लिए नहीं 3900 रुपये दे के फिर हमारा संतुष्टि ना भैल, तो हम कहनी कि चलो एगो और बैट आ कम से कम 3 गो और गेंदा खरीद के लिए आई। तो कहनी एगो और बैट खरीदनी आ 3 गो का खनी गेंदा खरीदनी। अब ये दोनों के दाम जोड़ के उनका के कितना दिल बानी? 1300 रुपया। कितना? 1300 रुपया। क्वेश्चन तो समझ में आ गई हुई। अब ये जो समस्या बा, ये जो मान समस्या देख लो, ये समस्या के फिर क्या करे बा, इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में क्या करे, व्यक्त करें। ज्यामितीय का मतलब वही होता है ग्राफ पर खींचना है, ठीक है जी। चलिए अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे हो महाराज जी लोग। क्वेश्चन तो समझ में आई होगा। अब इसको हल कैसे करना है, तो जैसे मेरा मानना है कि आप 10 रुपया कमाने की बुद्धि ले लो, लेकिन 15 या 20 रुपया किसी के फ्री में खाने का बुद्धि मत लेना। क्योंकि 15 या 20 रुपया जब तक व्यक्ति है तभी तक आपका घर चलेगा, वो भी जब देगा तभी तक, और नहीं देगा तो आप भूखों मरिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 10 रुपया कमाने का बुद्धि, अपने से कमाने का बुद्धि सीख लेना ये ज़रूरी है, लेकिन 20 रुपया का फ्री का खाना या किसी के ऊपर निर्भर होकर लेना ये उचित नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जो समीकरण समस्याएं हैं इसको हम किस भाव से लेकर चले, इसके प्रति हमारे अंदर क्या अवधारणा हो, ठीक है, कि 1 या 2 या 3 क्वेश्चन करने के बाद उस लेवल का जो भी क्वेश्चन आवे हम उसको अपना से डील कर ले। इसके लिए आपको भाव को लेना जरूरी है। सो मैं इसी भाव की वजह से अब देखे हुईएगा कि ये जो एक ही क्वेश्चन बताया उसी वक्त से भाट के जैसे बोलते रहा। क्यों? ताकि आपको फिर अब मेरे जैसे शिक्षक की जरूरी ना पड़े। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन का स्वयं समाधान ढूंढ लो, ये ना होना चाहिए पढ़ाई। कितना क्वेश्चन है, कितना बनाइएगा, कितना उतारिएगा जी। चले ध्यान देते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि जितने भी समीकरण समस्याएं आप देखिएगा अपने जीवन में, इनमें 2 प्रकार के आपको समीकरण समस्या ही दिखाई देंगे। एक वो जो तुलनात्मक हो, दूसरा वो जो संयुक्त हो। तो तुलनात्मक समीकरण समस्या के प्रति हमारे भाव क्या होने चाहिए, हमने थोड़ा देर पहले देखा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए 2, ये तुलनात्मक मान वाला है नहीं है, क्योंकि तुलना में होता है कि राम फलनों से इतना ज़्यादा है, चाहे फलनों से इतना कम है, फलनों से इतना गुना अधिक है, फलनों से इतना गुना कम है, ये ना हुआ तुलना, ठीक है। तो एक तुलनात्मक मान सोई है नहीं, तो जब तुलनात्मक मान नहीं तो कौन मान है? संयुक्त मान। वैसे भी मैंने आपको बोला था संयुक्त मान को हम कौन समझे, तो जोड़ने के पश्चात, घटाने के पश्चात, गुना करने के पश्चात, भाग करने के पास जो राशि आपको मिला होता है वही क्या होता है? संयुक्त मान होता है। उसी को हम संयुक्त मान लेकर चलते हैं। तो देखिए, तो यहाँ जो आपको दिया है, एक दिया था 3900 रुपया और दूसरा कंडीशन में दिया है कितना हो? 1300 रुपया। तो ये 3900 रुपया 1300 रुपया कैसे है? तुलना करके है, नहीं आया है। कैसे है? तो जोड़ कर आया है। किसको किसको जोड़ा है? तो 3 बैट के दाम और 6 गेंदा के दाम जोड़ कर दिया है कितना? 3900 रुपये। तो मैंने बोला जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, गुना करने के बाद और भाग करने के बाद जो प्राप्त हो वही आपका संयुक्त मान होता है। तो ये संयुक्त मान वाले हमको, ये जो समस्या है इस संयुक्त मान वाले हैं, ठीक है। अब संयुक्त मान के प्रति हमारे अवधारणा क्या होनी चाहिए, हमारे भाव किस तरह होना चाहिए कि एक सीखे बाकी अपना से कर ले, ठीक है। तो मैं बताऊँ आपको, ध्यान दीजिएगा। तो जिस तरह मैंने बोला कि तुलनात्मक मान में जिन 2 राशियों का तुलना किया होता है उनको किसी भी तरह आपको लाना होता है तो लाना होता है। ठीक इसी तरह संयुक्त मान को लाने में जो राशियां भाग लिया है, जो राशियां भाग ली है, उनको भी किसी तरह आपको लाना होता है तो लाना होता है, ठीक है। पहले लाइए, उसके बाद वाला बुद्धि आप हमसे लीजिएगा। तो संयुक्त मान यहाँ दिया है 3900 रुपया। कितना? 3900 रुपया। तो ये 3900 कैसे आया है? तो यहाँ देखिए 6 बैट का कीमत और 3 बैट का कीमत और 6 बैट के कीमतों को जोड़ने के बाद आया है। मतलब इनमें 2 राशि भाग लिया है इसको लाने में। कौन कौन? तो 3 बैट के दाम, 3 गो बैट ना, 3 गो बैट का दाम न हो भाई, 3 गो बैट के दाम
और 6 गो गेंदा के दाम। समझ में आई? चलो इतना तो बुझाई। अब आगे देखियो, हमको चाहिए 3 बैट के दाम और 6 गेंदे के दाम। ठीक है, अब देखिए, मान लो कल्पना करो एगो हम हई बैट खरीद के लिए हो मार्केट से। मान लो बैटे हो एगो ना, मैंने हई बैट देखा तारा, तो ऐसा 3 गो या 4 गो या 5 गो बैट के दाम हम बैट खरीद के लिए और तरह से पूछी बताओ ई क रुपये में बैटवा, ई बैटवा क रुपये में मिलल तो बता देबो। 2 गो बैट ऐसा का खरीद के लिए नहीं मार्केट से, तो हम पूछनी अगर दाम कितना बता देबो ना बतेबो। काहे कि एगो बैट के दाम हमारा पता नहीं है। एगो बैट के दाम होता पता होता तो 2 गो कौन पूछता है? हजारों लाखों करोड़ों बैट के दाम हम बताने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ एक बैट का कीमत पता नहीं, इसलिए हम एक भी बैट के दाम नहीं बता पा रहे हैं। समझ में ना? तो चलिए अब मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए कि एक बैट का दाम 400 रुपया है। एक बैट का दाम कितना? 400 रुपया। तो ऐसे हम 2 बैट खरीद कर लाए हैं तो कितना रुपये देकर लाएंगे? तो 800 रुपये में। समझ में ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 बैट के दाम या 10 बैट के दाम या 1000 बैट के दाम, लाखों बैट के दाम आप कब निकाल पाइएगा? जब एक बैट का दाम पता रहेगा तब। क्लियर है? तो यहाँ हमको ये जो राशि है इसमें 3 बैट के दाम और 6 गेंदे के दाम जुड़े हुए हैं। तो 3 बैट के दाम हमको चाहिए और 6 गेंदे के भी दाम चाहिए। तो 3 बैट के दाम आप कब निकाल पाओगे? तो जब आपको एक बैट का दाम पता रहेगा तब। अब देखिए, तो इसमें एक बैट का दाम कहीं दिया है? नहीं दिया है। फिर 6 गेंदा के दाम आप कब निकाल पाइएगा? हमको यहाँ दाम से मतलब है, संख्या से मतलब नहीं है। तो 6 गेंदा का दाम कब निकाल पाइएगा? जब एक गेंदा का दाम पता रहेगा तब। समझ में आया? ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। तो चूंकि मेरे पास मजबूरी है कि किसी भी हालत में 3 बैट का दाम और 6 गेंदा का दाम चाहिए तो चाहिए। तो 3 बैट का दाम कब संभव है? जब एक बैट का दाम पता हो। 6 गेंदा का दाम कब पता चलेगा? जब एक गेंदा का दाम पता हो। तो ना एक बैटे का दाम दिया ना एक गेंदे का दाम दिया, इसलिए अब हम मान लेंगे यहाँ हो जाएगा। बनाएंगे कैसे? लिखेंगे हल, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ हो जाएगा आपका हल। हो गया। माना कि एक बैट का मूल्य, एक बैट के मूल्य क्या है माने? जबकि हमारे 6 गो चाहिए, अरे मर भले 3 गो चाहिए, तो एगो निकली तो अब न 3 गो निकल। एक बैट का मूल्य बराबर 100 रुपया है। क रुपया? 100 रुपया। ठीक है। और तथा क्या बोलते हैं? तथा एक गेंद का दाम, एक गेंद का मूल्य लिखिए अथवा दाम लिखिए, मूल्य बराबर कितना रुपया? y रुपया है। यहाँ है नहीं रहेगा, चूँकि बेर है लगाना उचित नहीं होता। ठीक है जी। अब आप खूब बढ़िया से समझ पा रहे होंगे कि एक बैट का दाम और एक बल्ला का दाम, एक बैट का दाम और एक गेंदा का दाम निकालना क्यों जरूरी था? क्योंकि हमको 3 गो बैट का और 6 गो गेंदा का दाम चाहिए था, और बिना एक के कीमत के हम ना तो 3 निकाल बुझला न। चलो आगे देखिए। चलो तो यहाँ लिखेंगे अब प्रश्न के पहली स्थिति के अनुसार, प्रश्न के पहली स्थिति के अनुसार। तो प्रश्न के पहली स्थिति क्या बोल रहा है? 3 गो बैट के दाम और 6 गो गेंदा के दाम चुकैले बड़ा 3900 रुपया। तो एक बैट के दाम 100 रुपये बा। यहाँ देखो एगो बैट के दाम 100 रुपये बा, तो 3 गो बैट के दाम कितना हो जाएगा? तो 3 गो बैट के दाम आपका हो जाएगा 3x। अब कुछ लोग के ना बुझाए तो देख लो, एगो मान लो कलम के दाम 15 रुपया बा। मान लो एगो कलम के दाम क रुपया बा? 15 रुपया। तो 3 गो कलम के दाम निकाले के तो क्या करब? 3 गुना 15 ना करब? तो 15 तो ये कितना हो जाए? 45। एगो कलम के दाम 15 रुपये बा, 7 गो कलम का दाम निकाले तो 7 गुना 15 ना करब? तो 15 से तो कितना हो जाएगा? 75 से 105 हो जाएगा। उसी तरह एक बैट का दाम कितना था? 100 रुपया। 3 गो बैट का दाम निकालना तो क्या करेंगे? जिस तरह एगो कलम के दाम में जो गो निकालेगा तो उतना से गुना कराओ तनी। उसी तरह एगो बैट के दाम कितना बा? 100 रुपया। कोई गो बैट के दाम निकालेगा बाद तो 3 गो तक क्या करेंगे? 3 गुना 100 नहीं करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 3x। तो 3 गो बैट के दाम हो गई। फिर हमारा 6 गो गेंदे के भी दाम चाहिए, तो एगो गेंदा के दाम कितना है? y रुपया। तो 6 गो गेंदा के दाम कितना हो जाएगा? 6y।
कितना हो 6 आई। अब ये दोनों का के 39 ले बड़ा, तो दोनों जुटल बड़ा, 3 गो बैट के दाम और 6 गो गेंदा के दाम जुट के कितना ले बा 3900 रुपया ले बा। 3900 हो गए, समीकरण का भैया 1 भैया। हमको बोला था कि इसको बीजीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था, सो हमने जो शर्त 1 था, कंडीशन 1 था, उसको मैंने क्या किया बीजीय रूप में व्यक्त कर दिया। विश्वास है कि समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा कंडीशन पर ध्यान देते हो, नोट कर लिया। और नोट करब क्या मर रहा इतना बोलो तो नहीं, खाली तारा नोटे करे खाती छापा ही खाती बा, मजे ना आई वो कौन पढ़ाई। चलिए अब बोल रहा है, ध्यान देंगे हो, कंडीशन नंबर 2 में बोल रहा है कि एगो बैट और 3 गो बल्ला वही प्रकार के, भले एगो बैट और 3 गो गेंदा के दाम कितना बा 1300 रुपया बा। ठीक बा, तो बैट अपनी परी कएगो बा एगो, आ एगो के दाम हमने कितना बोल मन से 1 बोल नहीं सो। तो अब लिखेंगे, अब प्रश्न के दूसरी स्थिति अथवा शर्त के अनुसार, स्थिति लिखिए या शर्त लिखिए के अनुसार। तो स्थिति नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एगो बैट के दाम, तो एगो बैट के दाम हमने कितना माना है 100 रुपया। ठीक है, और कई गो गेंदा है 3 गो गेंदा है, तो एक गेंदे का दाम कितना माना था y रुपये माना था ना, तो 3 गो गेंदा का दाम कितना हो जाएगा 3y। अब ई 1300 रुपया कैसा मिला है, तो दोनों के दामों को जोड़ कर, एगो बैटों का दाम 3 गो बॉलों का दाम जोड़ के कहता ना, तो 1300 रुपया। ई हो गया हमारा समीकरण 2। इसको भी हमने ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर लिया। अब फिर बोला सॉरी थी बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया। अब बोला इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए तो आप अपना से खुद ग्राफ खींच लेना, चूँकि मैंने ग्राफ लिखना आपको ऑलरेडी पहले से सिखा रखा है। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो, ग्राफ नहीं बन रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, हम है देखा जाएगा। ठीक है जी, तो मुझे भरोसा है कि अब तक मैंने जो क्वेश्चन बताया वो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलते हैं अब तीसरा क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में ई नहीं खप रहा है, तो हम क्या करें इसको, हाँ इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 2 केजी सेब, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किस दिन 60 रुपया था। मतलब हम ही गनी बाजार है, ठीक बा, तो हम का कहनी 2 किलो सेव लेनी है। सेव जौन बा कितना किलो 2 किलो सेव लेनी, और मात्र 1 किलो अंगूर है। अंगूर कितना 1 किलो। तो दुकानदार के कै गो रुपया देनी हम 60 गो रुपया देनी। कै गो रुपया 60 गो रुपया। फिर देख लो 2 केजी सेब, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। मतलब बाजार में गई नहीं, 2 किलो सेब लेनी और 1 किलो अंगूर लेनी, तो दोनों लेला के बाद जो दोनों के रुपया भइल दाम भइल लेला बड़ा तो पैसा ना देबो नहीं के पड़ी। तो 2 किलो सेबुआ के दाम हुआ और 1 किलो अंगूरुआ के दाम हुआ, दोनों के हिसाब किताब को के नहीं जोड़ जाड़ के उनकरा के कितना देनी हम 60 रुपया। समझ में? तो 1 किलो अंगूर और 2 किलो सेब दोनों के दाम जोड़ के 1 किलो सेब 2 किलो भले 2 किलो से 1 किलो अंगूर ना ओकनी के दाम काथी दाम या तेरे मीट किले जालो बुझनू गल। तो चलो हो, तो 1 केजी अंगूर का दाम या मूल और 2 केजी सेब का दाम या मूल, ये दोनों मूल को जोड़कर हमने कितना दिया है 60 रुपया दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वाला कंडीशन नंबर 1 समझ में आई। अब बोलता 1 महीने बाद, 1 महीना फिर मैंने 1 महीना बाद हम गनी 4 केजी सेब लेनी। अपनी पारी जब गई बनी दूसरका दिन है मैंने दूसरका बाद, तो 4 किलो हम सेब लेनी है और 2 किलो अंगूर लेनी है। आ फिर लेला के बाद ओकनी के दाम कितना भइल तो 300 रुपया। कितना हो 300 रुपया।
फिर जौन ई स्थिति बा एकरा के बीजगणितीय और ज्यामितीय के रूप में व्यक्त करे बा। समझ में आई? चलो आगे देखियो। तो फिर ई क्वेश्चन के हमने के तनी गौर करल जा तो हम वही बेरा से बोलो तनी कि जितना भी समीकरण समस्या हुई एमे तारा दू गो रूप देखे के मिली, एगो संयुक्त मान वाला और एगो तुलनात्मक मान वाला। तुलनात्मक मान के अर्थ होला कि फलवा फलवा से इतना गुना इतना कम इतना अधिक, बुझत बड़ा। और संयुक्त मान में होला जोड़ला के बाद घटावला के बाद गुना के बाद भाग के बाद जो राशि मिल रहा है संयुक्त मान वाला है। तो ई क्वेश्चन के जब तू देखल पढ़ल समझल ऐसे का पता चलल कि तुलनात्मक मान वाला है कि संयुक्त मान वाला। बहुत बढ़िया। कौन मान वाला? संयुक्त मान वाला। का है? क्या कि पहलका शर्त में जो 60 रुपया बा एमे 2 गो राशि भाग ले बा। 2 किलो सेव के दाम और 1 किलो अंगूर के दाम, दोनों के जोड़ के दिया के 160 रुपया। कौ रुपया? 160 रुपया। तो ऐसा संयुक्त मान वाले में हमने क्या सोचा है कि हमारा मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए? तो हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि संयुक्त मान को लाने में जो जो राशियाँ भाग ली है उनको किसी भी तरह आपको लाना है तो लाना है। तो कंडीशन नंबर 1 में 60 रुपया कैसे आया है? तो 1 किलो अंगूर का मूल्य और 2 किलो सेव का मूल्य कथी हो? मूल ये दोनों के जोड़ला के बाद में इतना मूल्य। समझ में आई? आए तो है 1 किलो अंगूर के दाम हमारा चाहिए कि ना चाहिए, 2 किलो सेव के दाम चाहिए कि ना चाहिए, क्या कि दोनों ये दोनों जुड़ के इतना लिए तो दोनों तो हर हालत में चाहबे करिएगा। चलिए तो 1 किलो सॉरी ध्यान देंगे 2 किलो अंगूर के दाम जैसे मान लेते हैं सेवे हो गया, क्या बोले सेव हो गए है बोले। तब तार से कहो तनी है जौन सेवा बा हम 4 किलो लिए बनी कै गो रुपया दिले हो क्या बता देबो ना? बतेब का है? क्या कि 1 किलो के दाम पते नहीं के तेरे बैटो में रख गेंदवा में वही तेरे में बा। 1 किलो के दाम पता रही तब तो तू 20 किलो ना 50 किलो 1000 किलो लाख क्विंटल के बतेब। 1 किलो के पता नहीं है तो कैसे निकाल लब? लेकिन हमारा 2 किलो के दाम केहू तेरे चाही तो चाही, ये हमारा संग मजबूरी बा। क्या कि यह भाग लेके 160 रुपये लिए बड़े तो 2 किलो के दाम कब संभव बा? तो जब 1 किलो सेब के दाम पता रही तब नू बुझाइल नू, वही तरह 1 किलो अंगूर के दाम पता रही तब। समझ में लो? तो अब तो हमारा हर हालत में 2 किलो सेब के दाम और 1 किलो अंगूर के दाम चाहिए तो चाहिए। ठीक बा? तो एकरा खातिर फिर अब बनेबे करती रही लिखबो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया हल। अब मान लेंगे माना कि 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर यहाँ पर लिख देते हैं 100 रुपया है ना, 100 रुपया तथा 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना है? y रुपया है। क्योंकि बिना 1 किलो के तो 2 किलो का निकलवा ना, इसलिए मजबूरी था हमारे पास मानना जरूरी है, नहीं मानेंगे तो आएगा कैसे? तो अब प्रश्न के पहले स्थिति के अनुसार अब प्रश्न के पहली स्थिति के अनुसार तब प्रश्न के पहली स्थिति क्या कहता कि 1 किलो सेव आ 2 किलो भले 1 किलो अंगूर आ 2 किलो सेव के दाम जोड़ला पर 160 रुपया। समझ में लो? तो चलो हमने के 1 किलो सेव के दाम है तो अंगूर के दाम पता बा 100 रुपया आ 2 किलो सेब के दाम। तो 1 किलो सेब के दाम कितना बा? y रुपया। देख लो है ना सर, तनी बढ़िया से देख लो। 1 किलो सेब के दाम कितना बा? y रुपये बा। तो 2 किलो सेब के दाम कितना है? तो 2 हो जाइ हो, गुना करवा मार दे, यो बतावे के पड़ी। अभी दोनों के दाम जोड़ पर कितना होल बा? 160 रुपया। समीकरण 1 भैया। ठीक बा? अब प्रश्न की दूसरी स्थिति के अनुसार अब प्रश्न के दूसरी स्थिति के अनुसार तो दूसरी स्थिति में क्या कहता देखो हो? कहता दूसरी स्थिति में 4 किलो सेब आ 2 किलो अंगूर के दाम कितना बा? 300 रुपया। तो 1 किलो सेब के दाम कितना बा? भले 4 किलो 1 किलो सेब के दाम कितना बा? y रुपया देबा नू बोल बनी सो। आ 1 किलो अंगूर के दाम कितना बा? तो 100 रुपया। तो 1 किलो अंगूर के दाम 100 रुपया बा। तो 2 केजी अंगूर खरीद ले बड़ा तो दाम कितना हो जाए? 200 रुपया। 1 किलो सेब के दाम कितना रुपये मोल रहा? y रुपया। तो 4 किलो सेब के दाम कितना हो जाए? 4y।
अब ई हई 2 किलो क्या कर दाम हो अंगूर के दाम, हई 4 किलो सेब के दाम, ये दोनों दाम जोड़ के कितना दिए उनके रखे 300 रुपये। समीकरण तार कितना भाई 2 है। सो इस तरह हमने प्रश्नावली 3.1 का जितने भी समीकरण समस्याएं थी सबको हमने बीजीय रूप में लाकर आपको दे दिया, ठीक है। और एक काम आप पर छोड़ा कि आप क्या करो, इस जो जितने भी समस्या जितना भी हमने बीजीय रूप ला कर दिया सबका आप ग्राफीय अथवा ज्यामितीय रूप में क्या करना व्यक्त करना। और यदि आप में उसको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।